हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री फ्रॉम क्लास 9। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ यूक्लिड ज्योमेट्री से पहले कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे बेटा ज्योमेट्री वर्ड जो है, ज्योमेट्री वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ है। ज्योमेट्री वर्ड जियो और मैट्रिन दो वर्ड से जुड़ के मिला है। जियो का मीनिंग है अर्थ और मैट्रिन का मीनिंग है मेजरमेंट। सो मेजरमेंट ऑफ लैंड, ठीक है। तो कभी एंशियंट टाइम में जब हमारे जो सिविलाइजेशंस थी अलग अलग, उन्हें कभी जरूरत पड़ी कि हमें लैंड को कभी उनको मेजर करना पड़ा, तो उन्होंने बहुत सारी ज्योमेट्रिकल टेक्निक्स जो हैं मीन्स उन्होंने ट्राई किया कि इसको ऐसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या था बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जैसे रिवर नाइल है ना, इजिप्ट। तो रिवर नाइल मान लीजिए ये रिवर नाइल है। अब इसके आगे पीछे फील्ड्स हैं लोगों की, ठीक है, मतलब जो फार्मिंग कर रहे हैं। अगर ये ओवरफ्लो हुई, मतलब मान लीजिए ओवरफ्लो हुई, तो उनके जो फील्ड्स हैं वो वाइप्ड आउट हो गए। तो अब किसी को पता नहीं चल रहा है कि मेरा फील्ड कहाँ पे था, उसका फील्ड कहाँ पे था, वो वहां पे काम कर रहा था, मैं यहाँ पे काम कर रहा था। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ने मतलब उनको सोचने पे मजबूर किया कि क्या हम कुछ ऐसी टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं जिससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, कि तुम्हारा एरिया कितना था, तुम्हारी बाउंड्रीज कितनी थी। तो ऐसे ऐसे जब डिफरेंट सिविलाइजेशंस में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, तो वहां से धीरे धीरे ज्योमेट्री ओरिजिनेट हुई, ठीक है बेटा। तो डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने, ऑलमोस्ट एवरी सिविलाइजेशन स्टडीड ज्योमेट्री इन अ वेरियस फॉर्म्स, ठीक है। उन्होंने अपने अपने तरीके से ज्योमेट्री को स्टडी किया। मतलब जैसे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको किसी और तरीके से आई। जैसे मैंने अभी आपको रिवर नाइल का एग्जांपल दिया है ना। रिवर नाइल का एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया ताकि आपको पता चले, बेसिक एक एग्जांपल दिया है। इसके अलावा जैसे अब धीरे धीरे जब हम स्टोन एज से सिविलाइजेशन की तरफ मूव हुए, तो उसके बाद हमें पता चला, जैसे मतलब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनको पता चला कि ऐसे हम फार्मिंग भी कर सकते हैं और एक जगह पे अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि उनको ग्रेनरीज बनानी पड़ी अपना ग्रेन स्टोर करने के लिए। तो वहां पे उनको एक रिक्वायरमेंट जो फील हुई वो थी उस ग्रेनरी का वॉल्यूम, ठीक है, कि इस यहाँ पे हम कितना ग्रेन है जो स्टोर कर सकते हैं। तो वहां से उनको ज्योमेट्री के लिए मीन्स उनको सोचना पड़ा। और उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शंस, ठीक है ना, जैसे धीरे धीरे उन्होंने सेटल्ड लाइफ जो है वो शुरू की। और सेटल्ड लाइफ में आपको पता है घर बनाने की जरूरत उन्हें पड़ी होगी, तो वहां पे उनको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी होगी कि कैसे हम एक घर बनाएं, कैसे हम, ठीक है ना। तो ऐसे ही बेटा जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन जिसे, तो उसमें जब एक्सकेवेट हुई, मतलब एक्सकेवेशन के दौरान हमें पता चला उसके बारे में, तो हमने देखा कि वो जो सिटीज थी दे वर वेरी मच वेल प्लान्ड, ठीक है। उसमें आप पढ़ोगे, हिस्ट्री में भी आप पढ़ते हो कि जैसे रोड्स हैं, रोड्स वर पैरेलल, ठीक है ना। तो उनको कैसे पता चला, तो इट वाज द नीड ऑफ दैट टाइम, ठीक है। और घर थे, घर में डिफरेंट टाइप के रूम्स थे उनके, ठीक है। इसके बाद मतलब धीरे धीरे जैसे उन्होंने मतलब जो जो उनकी बेसिक नीड्स थी कि हमें एक जगह रहने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, तो इस हिसाब से धीरे धीरे उनका माइंड है जो डेवलप होता गया। और धीरे धीरे वो उस चीज़ को वैसे मीन्स उसको प्रैक्टिकली करते गए। उसके बाद बेटा क्या आता है कि जब धीरे धीरे ये सब हमारी हिस्ट्री में ये सब बातें होती रही, जैसे अब ऑल्टर्स के बारे में अभी मैं आपको और भी बताऊंगी, लेकिन ऑल्टर्स हैं जो जिसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि जो हमारा वैदिक पीरियड था उसमें ऑल्टर्स थे, जिसमें बलि वेदी जिसको हम बोल देते हैं कि जहाँ पे हम वो लोग अपने रिचुअल राइट्स करते थे हमारे एंसेस्टर्स। तो वहाँ पे भी डिफरेंट शेप्स देखने को मिली कि उन्होंने कहीं पे सर्कल शेप है, कहीं पे स्क्वायर शेप है, और कहीं पे ट्रायंगल है। कुछ डिफरेंट शेप्स उन्होंने यूज करके वो चीज़ों को वहाँ पे हमें मिली और हमें पता चला कि ये उस वक्त की बात है, ठीक है। तो धीरे धीरे हर सिविलाइजेशन ने इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में मीन्स प्रैक्टिकली एब्स्ट्रैक्ट किया इन चीज़ों को। और फिर जैसे जैसे हमारे पास, हम जैसे कि इस चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री, तो यूक्लिड थे जो एक मैथमेटिक्स के टीचर थे,
अलेक्जेंड्रिया में, तो उन्होंने ये सारे वर्क को एक मीन्स कंपाइल किया, एक जगह इकट्ठा किया, और उन्होंने अपनी एक बुक का नाम, बुक थी जो वो एलिमेंट्स, ठीक है ना, उसमें उन्होंने ये सारे ज्योमेट्रिकल आइडियाज हैं जो एक किस्म से कंपाइल किए, ठीक है। तो इसमें ये जो ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, मतलब इसके बाद आप जो चैप्टर्स पढ़ोगे, ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो ये सारे हमारे यूक्लिड ज्योमेट्री के बाद ही ओरिजिनेट होते हैं, क्योंकि इसके बाद आप एक थेल्स थे मैथमेटिशियन, तो उन्होंने फर्स्ट प्रूफ दिया था हमें कि जो सर्कल होता है, सर्कल को डायमीटर जो है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब डायमीटर से जो सर्कल है हमारा वो एग्जैक्ट हाफ हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इट वाज मतलब एट दैट टाइम इट वाज द नीड, उनके लिए जरूरत थी इन चीजों को करने की, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हम मतलब आने वाली जो सिविलाइजेशंस के बाद की जो जनरेशंस आई, उन्होंने उन चीजों को स्टडी किया, तो वो उन्होंने इसको एक साइंटिफिक वे में पाया कि इन चीजों को हम कैसे जो फर्दर है और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और इनको एक प्रॉपर वे में कैसे यूक्लिड ने एक जगह इस सारे वर्क को कंपाइल किया, ठीक है बेटा। तो अब इसमें जो आता है द ज्योमेट्री ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड बेटा जो आपका 800 BC से 500 BC तक कंसीडर किया गया है, ओरिजिनेटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टर्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नीड्स तो जैसे मैंने बताई आपको पहले, तो ये ऑल्टर्स के उसमें हम इन्होंने नोटिस किया कि जैसे स्क्वायर एंड सर्कुलर ऑल्टर्स वर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड रिचुअल्स, मतलब वो जो ऑल्टर्स बने हुए थे जो घरों में मिले, जब एक्सकेवेट किया तो पता तो चलती है कि ये जो है ये घर रहे होंगे या ये कोई पब्लिक प्लेस रहा होगा, तो जो घरों में हमें ऑल्टर्स मिले उनकी शेप जो थी वो क्या थी, वो सिर्फ एक स्क्वायर और सर्कुलर ऑल्टर्स मिले, ठीक है, क्योंकि आप घर में लगता है उनको ईजी लगता होगा ये शेप बनाना, ठीक है। इसके बाद जो हाउस होल्ड रिचुअल्स के लिए तो उन्होंने क्या यूज किया, स्क्वायर और सर्कुलर ऑल्टर्स यूज किए, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल एंड ट्रेपीजियम वर यूज्ड फॉर पब्लिक वर्शिप। तो जो उनके पब्लिक वर्शिप प्लेसेस थे वहां पे इन शेप्स का कॉम्बिनेशन मिला, रेक्टेंगल्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रेपीजियम का, ठीक है बेटा। और ये इसके बेस पे ना एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ जाता है कि विच शेप्स वर यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड रिचुअल्स एंड विच शेप्स वर द कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक वर्शिप लाइक दिस, ठीक है बेटा। तो द श्री यंत्रा कंसिस्ट ऑफ 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो एक श्री यंत्रा है जिसको आप देखेंगे अगर उसकी पिक्चर, तो उसमें क्या है, 9 इंटरवोवन आइसोसेलेस ट्राइंगल से वो शेप जो है श्री यंत्रा बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद आता है द ग्रीक मैथमेटिशियन ऑफ यूक्लिड्स टाइम थॉट ऑफ ज्योमेट्री एज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मैं वही बता रही हूँ कि जैसे जैसे उन लोगों को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आई कुछ करने में, तो उन्होंने जो उनके आसपास जो चीजें हो रही थी वहीं से उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है ना, वहीं से एक्सट्रैक्ट की उसको। तो विच दे लिव, जिस जगह पे वो रह रहे थे, जिस वार्ड में रह रहे थे, वहां से उन्होंने जो अपने आगे पीछे प्रैक्टिकली होते हुए देखा, वहीं से इन चीजों को जो है एब्स्ट्रैक्ट किया। द नोशंस ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन एंड सो ऑन वर ड्राइव्ड फ्रॉम व्हाट दे हैव सीन अराउंड देम। तो ये जो इनकी नोशंस बनाई कि ये पॉइंट होता है, ये लाइन होता है, या ये प्लेन होता है, तो ये कहाँ से ली, उन्होंने ये चीजें वहीं से ड्राइव की जो उनके आगे पीछे उनको दिख रहा था होता हुआ कि ये चीज ऐसे हो सकती है, ठीक है बेटा। सो फ्रॉम स्टडीज ऑफ स्पेस एंड सॉलिड्स, बेटा यहाँ पे एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि यूक्लिड ने पॉइंट, लाइन और प्लेन में एक क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यूज फॉर्म में आ जाता है कि विच आर द अनडिफाइंड टर्म्स इन यूक्लिड ज्योमेट्री। तो उसमें पॉइंट, लाइन और प्लेन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट है और जो लाइन है या प्लेन है, इसके लिए कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब ये चीजें क्या थी, एक किस्म के बिल्डिंग ब्लॉक्स थे उनके लिए, ठीक है। उनके लिए क्या थे, बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जो जैसे कहते हैं कि अभी कुछ करना है तो कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो उन्होंने अपने अराउंड जो भी ऑब्जर्व किया वहां से उन्होंने ज्योमेट्री
को डेवलप करना शुरू किया। तो ये जो पॉइंट, लाइन और प्लेन है, दीज आर द अनडिफाइंड टर्म्स इन द यूक्लिड ज्योमेट्री। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे भी बताऊंगी आपको। एंड सो ऑन, what derived from what they have seen around the world, okay, them from studies of space, the solids and the solids in space around them। अब अगर उन्होंने जब आगे पीछे देखना शुरू किया तो उनको सॉलिड्स मतलब नजर आए। सॉलिड आप समझते हैं, 3 डायमेंशनल शेप जिसको हम बोलते हैं। तो उन्होंने उन चीजों को देखा कि ये कैसे बनी है, या ये इनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो सॉलिड्स हैं उनके आगे पीछे जो है, अ सॉलिड हैज शेप। उन्होंने देखा कि इसकी एक पर्टिकुलर शेप है, साइज है, पोजीशन है। उसकी एक पोजीशन है कि ये चीज यहाँ पे है, और इसको हम कुछ चीज मतलब उन चीजों को मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव भी कर सकते हैं। तो उन्होंने सॉलिड्स के बारे में ये चीजों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इट्स बाउंड्रीज, अब उन्होंने जब सॉलिड को ऑब्जर्व करना शुरू किया बेटा, तो उन्होंने देखा कि जो इसकी बाउंड्रीज हैं, जिनको हम सरफेस कहते हैं, यहाँ पे बेटा उसकी इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको क्यूबॉइड से समझाना चाहूंगी कि जैसे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड क्या है, एक सॉलिड शेप है। सॉलिड शेप में इसके जो सरफेस है, मान लीजिए मैं इसका पीछे वाले सरफेस को कंसीडर कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, लास्ट बैक वाला जो है इसकी बैक है, ठीक है बेटा, ये वाला। तो ऐसे इसके 6 फेसेस जिसको हम बोलते हैं, 6 फेसेस जो होते हैं वो क्या है, सरफेस है। सरफेस, तो इट्स बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेसेस। जैसे कोई भी सॉलिड शेप है तो जो उसकी बाउंड्रीज है, चारों तरफ उसकी जो बाउंड्रीज है, उसको क्या बोला गया, सरफेस बोला गया। तो अब इफ वी सेपरेट, अगर हम इसको जैसे सेपरेट कर दें इसके फेसेस को, फेसेस आप सरफेस के लिए यहाँ पे आप फेसेस से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको इसके फेसेस को या इसके सरफेसेस को अलग कर दे, जैसे मैंने ये क्यूबॉइड की नेटी बनाई है यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जो आपको एक शेप मिल रही है वो क्या मिल रही है, इसमें रेक्टेंगल या रेक्टेंगल मिल रहा है। तो वो क्या है, 2 डायमेंशनल शेप है, जिसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ ही है। इसमें क्या है, इसमें आपकी ये लेंथ है बेटा, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ठीक है। तो 3 डायमेंशन से हमारा सॉलिड बना, लेकिन जब हमने उसके सरफेसेस को, उसके फेसेस को अलग किया तो हमें क्या मिला, लेंथ और ब्रेथ ओनली। तो हमें प्लेन फिगर मिला, प्लेन फिगर, प्लेन सरफेस मिला, ठीक है। तो प्लेन फिगर मिला, जैसे ये रेक्टेंगल है आपका, ठीक है बेटा। उसके बाद जब हमने 2 डायमेंशनल शेप को ऑब्जर्व किया, मतलब उसको देखा यूक्लिड ने, तो उसने क्या बनाया, उसने वहां से देखा कि इसकी जो मतलब प्लेन फिगर की जो बाउंड्री है। अब यहाँ पे बाउंड्री से आप कंफ्यूज मत हो ना, यहाँ पे सॉलिड की बाउंड्री का मतलब है फेस ऑफ दैट सॉलिड, ओके, फेस जिसको आप ऐसे पढ़ते आए हो कि फेस ऑफ अ क्यूबॉइड, ठीक है बेटा, उसको बाउंड्री ऑफ सरफेस बोला है, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला, यहाँ पे उसने जब उसकी नेट रेक्टेंगल बनाया, तो रेक्टेंगल की बाउंड्री क्या होगी बेटा, रेक्टेंगल जब कंसीडर करोगे तो उसकी जो ये साइड्स हैं वो इसकी बाउंड्री होगी, तो वो क्या मिली, लाइन मिली। अब जब लाइन हमने देखा, लाइन देखा कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है, तो उसको क्या नाम दिया हमने, पॉइंट। उसको क्या नाम दिया, पॉइंट, ठीक है बेटा। अब आप समझिए इस चीज को, यहां से समझिए, अ सॉलिड हैज शेप, साइज, position and can be moved from one place to another. Its boundaries are called surfaces. Its boundaries मतलब इसके faces. If we separate the surfaces, it has no thickness. It has no thickness. So we obtain 2D figure और plane figures है। जब हमने इसके faces को अलग, इसके surfaces को अलग किया, तो हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला प्लेन सरफेस मिला, जिसकी कोई थिकनेस नहीं है उसमें, मतलब हाइट आपकी खत्म हो गई। अब ये क्या हो गया, फ्लैटन हो गया, इसकी हाइट खत्म हो गई, ठीक है बेटा। सो इट हैज नो थिकनेस, वी ऑब्टेन 2D फिगर, और यू कैन से 2 डायमेंशनल फिगर और प्लेन फिगर, ठीक है बेटा। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेस, नाउ अगेन बाउंड्रीज ऑफ द सर्फेसिस आर कर्व्स और लाइंस, स्ट्रेट लाइंस। कर्व्स हो सकती हैं बेटा, जैसे आप सिलेंड्रिकल फॉर्म पर, सिलेंडर एज ए सॉलिड पढ़ते हो, तो उसमें जो उसके 2 फेसेस हैं वो क्या है, सर्कुलर एजेस हैं उसकी, तो वहां पे कर्व भी यूज हो रही है। सो कर्व्स और स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। दीज लाइंस एंड इन अ पॉइंट्स। अब ये जो लाइंस है ये कहाँ पे एंड हो रही है, ये पॉइंट पे एंड हो रही है, ठीक है बेटा। तो
कंसीडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट्स। ठीक है, आप सॉलिड से एक पॉइंट पर आने तक आपको कितने स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले आपने सॉलिड लिया जो क्या है 3 डायमेंशनल है, उसके बाद आपने सरफेस लिया, सरफेस क्या है 2 डायमेंशनल है, इट हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, और उसके बाद क्या है सरफेस से आप आए लाइन के ऊपर और लाइन के ऊपर आए आप पॉइंट पे। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। ठीक है, सो अ सॉलिड हैज 3 डायमेंशंस, अ सरफेस हैज 2, अ लाइन हैज 1 एंड अ पॉइंट हैज नन। ठीक है, पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इट हैज नो डायमेंशन, इट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ, ओके, हाइट तो होगी नहीं, तो इट हैज पॉइंट हैज नो डायमेंशन। ओके बेटा, तो थोड़ा सा आपको इस चैप्टर की जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पे भी आपको कुछ एमसीक्यूज या क्वेश्चंस जो हैं वो आ जाते हैं। क्लियर है बेटा। इसके अलावा आप अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ बेटा यहाँ पे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना अनडिफाइंड टर्म्स पढ़िए, इसके ऊपर भी एक एमसीक्यू बनता है कि विच आर द undefined terms in Euclid geometry. So keep it in your mind that point, line and plane are the undefined terms in the geometry, जिसका रीजन मैंने आपको दिया है कि these are the building blocks of the ज्योमेट्री, क्योंकि इनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। कुछ चीजों को जैसे हम डिफाइन करते हैं, जैसे पैरेलल लाइंस है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें पैरेलल लाइंस को जब डिफाइन करना है तो उसमें हमने क्या यूज किया, उसमें हमने लाइंस को यूज किया, 2 लाइंस को बताया ना, 2 लाइंस को यूज करके पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट बनाया। लेकिन अगर आपको पॉइंट बनाना है तो पॉइंट के लिए आप प्रीवियसली क्या उठा सकते हो, पॉइंट के लिए आपके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप कुछ एक कह सकते हो कि पॉइंट के लिए क्या प्रीवियसली मतलब पहले हम बिल्डिंग ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, तो नो। जैसे लाइन है, लाइन के लिए कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। ऐसे प्लेन है, प्लेन के लिए कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है। ठीक है ना, प्लेन क्या होता है बेटा, जब 2 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये क्या प्लेन क्रिएट कर देती हैं। जैसे किसी भी चीज की एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगा, सो एक प्लेन सरफेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास कोई बिल्डिंग ब्लॉक नहीं है इन चीजों को डिफाइन करने के लिए, इसलिए इनको अनडिफाइंड टर्म्स बोला गया है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, इसी की थोड़ी सी और हम हिस्ट्री और थोड़े से और कंसेप्ट करेंगे अभी। So let me explain you more about point, line and plane, why they are called undefined. So point, line and plane are called undefined terms. These are the basic building blocks of the geometry. Okay beta, and every other geometric concept like angles, circles, triangles etc. is defined using them. मतलब अगर हमें एंगल्स को डिफाइन करना है, सर्कल क्या होता है उसको डिफाइन करना है, ट्राइंगल को डिफाइन करना है कि ट्राइंगल कैसे बना है, तो उसके लिए हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, पॉइंट, लाइन और मीन्स इन चीजों को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं कि जो ट्राइंगल है वो कैसे बना है, कि वो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। ठीक है, तो लेकिन इनको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसके लिए इफ वी ट्राई टू डिफाइन देम यूजिंग अदर टर्म्स वी डोंट हैव other terms to define these means इन तीनों चीजों को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। So they are accepted without definition and their meaning is understood intuitively. Intuitively का meaning क्या होता है बेटा, gut feeling rather than facts और logic। मतलब जिस चीज को बस आपको फील आ रहा है कि हाँ ये सही है, बस इसके लिए हमें कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है, तो इंट्यूटिवली हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा। जैसे अब डॉट है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि इट हैज नो डायमेंशन, ऑल्दो अगर मैंने यहाँ पे डॉट किया तो कुछ तो थोड़ी बहुत इसकी स्पेसिफिक डायमेंशन आप निकाल ही सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इंट्यूटिवली हमने मान लिया कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, सो वी कैन एक्सप्लेन देम ओनली बाय फिजिकल मॉडल। तो इन चीजों को हम सिर्फ फिजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई ये डॉट होता है, ये लाइन होती है और ये जो है ये हमारा प्लेन क्रिएट हो गया। ठीक है बेटा, तो इनको हम एज अ फिजिकल मॉडल यूज करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी उसने हमें कुछ प्रॉपर्टीज कह लीजिए या फैक्ट कह लीजिए
कह सकते हैं हम उनको। तो जो यूक्लिड था उसने बहुत सी ऐसी हमें प्रॉपर्टीज दी हैं जिसको हमने बिना प्रूफ के एक्सेप्ट किया है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें कुछ उसने उसको क्लासिफाई किया है एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स में। तो एक्सियम्स जो हैं कुछ कॉमन नोशंस हैं, ठीक है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। और जो पोस्टुलेट्स हैं वो स्पेसिफिकली रिलेटेड हैं ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मीन्स फैक्ट्स कह लीजिए या आप कुछ प्रॉपर्टीज कह लीजिए कि जिनको हमने अपनी गट फीलिंग के साथ एक्सेप्ट किया है, जिनको हम एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ ट्रीट करते हैं, जिनके लिए हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है। हाउएवर हम इन चीजों को यूज करके, एक्सियम्स और पोस्टुलेट को यूज करके, हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ जिसको हम प्रोपोजिशंस कह सकते हैं या थ्योरम्स कह सकते हैं, उनको प्रूव करते हैं कि इन फैक्ट्स को यूज करके हम मीन्स और जो है प्रूविंग करते हैं। तो वहां पे ये चीजें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन वही ये बात, फिर से वही बात आती है कि ये जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थी उनकी, जो उन्होंने अपनी सराउंडिंग से ली और उसको एज अ यूनिवर्सल ट्रुथ ट्रीट किया। तो अब हम करने वाले हैं बेटा इसके जो मेन यूक्लिड के जो एक्सियम्स है और जो पोस्टुलेट्स है। सम ऑफ द यूक्लिड्स एक्सियम्स ऑल्सो नोन एज कॉमन नोशंस। फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब एक कोई चीज है, दो चीजें हैं जो किसी एक चीज के बराबर है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं कि एक है x और एक है y, ठीक है बेटा। एक कोई x क्वांटिटी है, एक क्या है, कोई y क्वांटिटी है। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग, और ये दोनों ही क्वांटिटीज हैं जो एक कोई और क्वांटिटी है r, तो ये दोनों ही उस क्वांटिटी के इक्वल है। x और y किसके इक्वल है? एक थर्ड क्वांटिटी r के इक्वल है। तो अगर x भी r के इक्वल है, y भी r के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सियम हमें यही कह रही है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है। इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स मतलब आपके पास ऐसे ही कोई दो क्वांटिटीज हैं, मान लीजिए r इज इक्वल टू s है, ठीक है। ये दो क्वांटिटीज क्या है, ऑलरेडी इक्वल है। अगर हम इफ इक्वल्स आर एडेड, अब अगर इसमें हम कोई दोनों तरफ ही इक्वल क्वांटिटी ऐड कर दे, मान लीजिए इसमें हमने कोई t क्वांटिटी है जो इस तरफ भी ऐड कर दी और t क्वांटिटी है जो इस तरफ भी ऐड कर दी, तो इक्वालिटी विल होल्ड, ओके, फॉर दिस इवन नाउ। तो अभी भी इसमें इक्वालिटी होल्ड रहेगी, ठीक है बेटा। सो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। तो अभी पहले तो क्या थे, r इज इक्वल टू s था बेटा, ये तो आपको मैंने फर्स्ट एक्सियम के लिए एक्सप्लेन किया है। ये सेकंड एक्सियम के लिए है कि इफ r इज इक्वल टू x है, ऑलरेडी r इज इक्वल टू s है, ऑलरेडी इक्वल है, और उसमें आपने दोनों तरफ कुछ इक्वालिटी ही, इक्वल क्वांटिटी ऐड की है, सो इक्वालिटी विल होल्ड इवन नाउ। ऐसे ही आपकी जो थर्ड है एक्सियम, उसमें वो कह रहा है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ठीक है। अगर अब जैसे ये थर्ड सेकंड में तो हमने ऐड किया था इक्वल्स में, अब मान लीजिए यहाँ पे t इज इक्वल टू v है, मतलब ये बेसिकली कुछ क्वांटिटीज है, ठीक है, इनको कुछ भी मान सकते हो आप। तो t इज इक्वल टू क्या है, v है। अगर इसमें से दोनों तरफ में से ही मैं जितनी भी ये क्वांटिटी है उसमें से अगर मैं 2 यूनिट सब्ट्रैक्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल 2 यूनिट मैंने दोनों तरफ से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। मान लीजिए t और v क्या थी, एक कोई कुछ पैक था 150 आइटम्स का, ठीक है। ये टी बैग था, ये वी बैग था, उसमें 150 आइटम्स थे, तो उसमें से भी आइटम्स ऑफ सेम काइंड, तो मैंने उसमें से 2 आइटम इसमें से निकाल दिए, 2 आइटम इसमें से निकाल दिए, तो उसमें 148 पीछे रह जाएगा। तो इसमें जो पीछे बचा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। सो इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर ऑल्सो इक्वल। क्लियर है? नेक्स्ट आता है थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का बेटा यहाँ पे आप दो तीन वे में इसको समझ सकते हैं। कोइंसाइड का सबसे पहले मतलब आप एक लिख सकते हैं आइडेंटिकल। अब जो चीज है ही बिल्कुल सेम, ठीक है,
अब मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है, आप 2 मोबाइल लेके आए अपने घर में सेम दिवाली पे, जैसे आप मान लीजिए 2 फोन लेके आए, ओप्पो का कोई भी एक मॉडल लेके आए, दोनों सेम ही है, तो बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो एक तो आ सकते हैं आइडेंटिकल वर्ड यूज कर सकते हैं, द थिंग्स विच coincide with one another, or you can say identical to one another are equal to one another, ठीक है। अभी इसको coincide को आप अदर वर्ड में कैसे समझ सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है। अगर coincide की बात कर रहे हैं तो हर चीज अपने बराबर तो होती ही है, ठीक है। अब इसके बाद एक इसको थर्ड वे में अंडरस्टैंड का coincide को मतलब है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब है जब एक चीज दूसरे के ऊपर क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है ए बी, ठीक है, ये कितनी है, 4 यूनिट्स है, ओके बेटा, ये 4 यूनिट्स की लाइन सेगमेंट है एक, ठीक है। एक और लाइन है मेरी पी और क्यू, वो भी सेम 4 यूनिट्स की है। तो अगर इस लाइन को उठा के मैं इसके ऊपर रखूंगी, इसके ऊपर सुपर इम्पोज करूंगी, तो ये इसके ऊपर आ जाएगी एग्जैक्ट, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ये एग्जैक्ट मैच करेगी, ठीक है। तो सुपर इम्पोज मतलब इसको यहां से उठा के, इसको भी उठा के मैंने इसके ऊपर ही ऐसे रख दिया और पी क्यू भी इसके ऊपर ही आ गया, तो ये सुपर इम्पोज हो गया। ऐसे आप डिफरेंट शेप ले सकते हो, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एग्जांपल ले लीजिए आप। अगर वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद 4 यूनिट ईच साइड, तो एक दूसरा ट्राइंगल है जो वो भी क्या है, 4 यूनिट ईच साइड है, तो उसको आप सुपर इम्पोज कर सकते हो, यानी कि एक को दूसरे के ऊपर आप ओवरलैप कर सकते हो। तो यहाँ पे coincide का यही मतलब है। यहाँ तो बेटा आप कह सकते हो, इसको 3 वे में मैंने समझाया आपको। coincide का मतलब है आइडेंटिकल, और दूसरा क्या है, एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, और व्हेन यू सुपर इम्पोज वन थिंग टू अनदर अपॉन अनदर, तो वो भी क्या है, इक्वालिटी रहेगी वहां पे भी, ठीक है बेटा। 5th एक्सियम में आता है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए आपका बर्थडे है, आप केक लेके आए, ठीक है, तो उस केक में से आपने एक मीन्स थोड़ा सा केक कट किया, और आपके पास वो एक उसका पीस है, तो अभी उस पीस को आपने अलग प्लेट में रखा हुआ है, और बाकी केक को अलग में रखा, अलग प्लेट में है वो। तो वो जो एक उसमें से पीस आपने निकाला है, वो उससे पूरे केक से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो उसका एक पार्ट था, पूरे का क्या था, एक पार्ट था। तो ऐसे ही है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अगर आप मान लीजिए सिंबॉलिकली अगर ए है जो बी से बड़ा है, ठीक है, तो ए को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ए कैन बी रिटन एज बी प्लस सी, सी एक कोई और क्वांटिटी है, तो क्योंकि ए तो बी से बड़ा है ना, तो ए को बी के साथ इक्वालिटी जब लानी पड़ेगी तो बी में कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो इसको सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। इसको अदरवाइज आप याद रखिए, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। 6th आता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ, सॉरी बेटा ये यहाँ पे ऑफ आएगा, डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। द थिंग्स विच आर डबल मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे ये है 6th के लिए 2 क्वांटिटीज हैं, मान लीजिए यहाँ पे है आपका m इक्वल टू n है, ठीक है, ये 2 इक्वल क्वांटिटीज हैं। तो अगर मैं इनको डबल कर दूं, इनको दोनों तरफ ही डबल करने का मतलब है कि 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2m और 2n, मतलब जस्ट उनको डबल ही कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी इक्वालिटी तो तब भी होल्ड होगी, ठीक है। जब आप किसी क्वांटिटी का, क्वांटिटीज जो 2 ऑलरेडी इक्वालिटी में है, उनको अगर आप दोनों को ही डबल करते हो तो इनकी इक्वालिटी तब भी होल्ड होगी वहां पे, ठीक है। सेम है 7th भी, इसका ही सेम ही है ऑलमोस्ट। थिंग्स मतलब विच आर हाफ, अब जैसे ये m इज इक्वल टू n था, अगर मैं दोनों का ही हाफ कर दूं, ठीक है, मतलब हाफ ऑफ m इज इक्वल टू हाफ ऑफ n है, ठीक है बेटा। तो इसको आप तब भी इनकी इक्वालिटी बनी रहेगी। तो जरूरी नहीं है डबल और हाफ ही है, 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, है ना, 3 टाइम्स ऑन बोथ साइड भी कर सकते हैं। तो ये आपके क्या है, 7 एक्सियम से गिवन बाय द यूक्लिड। तो ये वही चीज है बेटा, इन चीजों को प्रूफ की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो आप एग्री कर रहे हो मेरी बात से कि हाँ ये चीजें होती हैं, ये ट्रूथ ही हैं,
ठीक है, तो इन चीजों के लिए किसी प्रूफ की हमें जरूरत नहीं है. सो ही हैज गिवन अस सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज. लेकिन इन चीजों को, इन एक्सियम्स को यूज करेंगे हम अपनी फर्दर प्रूविंग के लिए. क्वेश्चंस में कुछ प्रूव करना है, थ्योरम्स में कुछ प्रूव करना है, तो हम इन एक्सियम्स को यूज करेंगे. वैसे तो बेटा ये अगर ऑर्डर की मैं बात करूं 1 to 7 ऑर्डर, तो ये यूक्लिड के हिसाब से उसने जो बुक में दिया उसका ऑर्डर नहीं है, बट ये जो आपकी एनसीईआरटी में ऑर्डर है उसको आपको एज अ ऑर्डर वाइज लर्न करना पड़ेगा. लेकिन ये जो गिवन है ये उसकी अकॉर्डिंगली ऑर्डर में नहीं है. यूक्लिड की बुक में जो है उसका ये ऑर्डर नहीं है, बट आपकी एनसीईआरटी में आपको इसको एज अ ऑर्डर ही, इसी ऑर्डर में आपको इसको लर्न करना है. ठीक है बेटा, इसके बाद आते हैं पोस्टुलेट्स. तो पोस्टुलेट्स भी क्या है, जैसे अनप्रूव्ड प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास जिनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोस्टुलेट जो हैं वो क्या है, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ज्योमेट्री है. तो अभी हम करेंगे पोस्टुलेट्स. यूक्लिड्स 5 postulates. A straight line may be drawn from any point to any other point. ओके बेटा, अब यूक्लिड का जो फर्स्ट पॉस्टुलेट है, यूक्लिड ने हमें 5 postulates दिए हैं जो रिलेटेड हैं ज्योमेट्री से ओनली. तो उसने फर्स्ट पॉस्टुलेट में कहा है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों पॉइंट से क्रॉस करे. मतलब अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पी और क्यू दोनों को टच करनी चाहिए, तो वो एक पॉसिबिलिटी क्या है, वो एक सिर्फ सिंगल ही पॉसिबिलिटी है. मतलब इसको ऑल्दो उसने तो यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बोला है, बट ये एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इससे हम क्या है, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमें दोनों पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर चाहिए. ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ एक पॉइंट की बात कर रहे हैं कि अगर हमें एक पॉइंट से हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली मैनी लाइंस विच कैन पास थ्रू द वन पॉइंट. मतलब अगर मैं पी पॉइंट के ऊपर लाइंस ड्रॉ करना चाहती हूँ तो वो क्या होंगी, इनफाइनाइटली मैनी लाइंस. अगर मैं इसको भी एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये लाइन भी इसी के ऊपर से क्रॉस कर रही है, पी पॉइंट के ऊपर से क्रॉस कर रही है. सो हाउ मेनी लाइंस वी कैन ड्रॉ फ्रॉम 2 points? So only one line we can draw from the 2 points, and infinitely many lines can be drawn through a 1 point. So this is our first postulate. अब इसमें हमें किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है. सेकेंड आता है, a terminated line can be produced indefinitely. मतलब अगर आपके पास जो ए बी एक लाइन है, अगर वो टर्मिनेटेड है, वैसे हम जो एक लाइन सेगमेंट अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो यूक्लिड ने उसको टर्मिनेटेड लाइन ही कंसीडर किया हुआ है अपने उसमें. ठीक है, तो अभी ये टर्मिनेटेड लाइन है बेटा, इसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम इसको किसी भी तरफ, दोनों तरफ से ही इसको इनफाइनाइटली, इनडेफिनेटली, मतलब जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है इसको हम दोनों तरफ से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं. और आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे कई कई जगह पे आपको प्रूव करने के लिए इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है. ओके बेटा, सेकंड पोस्टुलेट. थर्ड पोस्टुलेट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि आप जो है कुछ एक ही कोई पॉइंट है जहां से सर्कल, तो प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां से आप कोई किसी भी पॉइंट से किसी भी रेडियस का जो है सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. सर्कल क्या है, किसी भी पॉइंट से और उसकी कितनी भी क्या है रेडियस हो सकती है. ठीक है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कोई पॉइंट फिक्स नहीं है और कोई रेडियस फिक्स नहीं है. यू कैन टेक एनी सेंटर विद एनी रेडियस. ओके, फोर्थ पोस्टुलेट जो आता है वो क्या है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. जो हमारी एक्सियम 4 है उसमें हमने किया था कोइंसाइड वर्ड कि एवरीथिंग, और उसमें मैंने आइडेंटिकल समझाया था कि जो चीज अपने ही, मतलब एवरीथिंग इज इक्वल टू इटसेल्फ, है ना. तो जो राइट एंगल होता है बेटा, राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है. ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं क्वार्टर पार्ट ऑफ द होल है ना. तो ये क्या है, ये तो आइडेंटिकली बात हो रही है कि ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो ऑल राइट एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, और यू कैन से दैट इट्स अ क्वार्टर पार्ट ऑफ द होल. तो वो क्या होगा, वो अपने ही इक्वल होगा. इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ पोस्टुलेट. फिफ्थ पोस्टुलेट,
Euclid's fifth postulate is if a straight line falling on two straight lines, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइंस के ऊपर फॉल कर रही है इकट्ठे, ठीक है, मतलब दोनों स्ट्रेट लाइंस को क्रॉस कर रही है, makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of the angle is less than two right angles. Quite lengthy postulate. Okay, first four postulates are very simple, okay, and obviously feels like हमारे वही gut feeling आती है कि हाँ truth ही है. However, prove हम इसको भी नहीं कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इसको प्रूव नहीं करते हैं हम, बट ये ट्रुथ है. इसको पहले आप स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको मैं फिगर के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस है बेटा, से दीज आर द टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, चलो इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन है, मैंने पैरेलल बनाई नहीं है, मैं दूसरा केस भी लूंगी जब ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी. ये तो मैंने ली है नॉन पैरेलल लाइंस, और ये क्या ली है मैंने, दो पैरेलल लाइंस ली है. से दिस इज एल, दिस इज एम, और इस केस में आप इसको पी और क्यू ले लीजिए, दोनों क्या है, पैरेलल है. इसमें क्या है, पैरेलल नहीं है. वैसे ये इसको अभी मैं आपको एज ए रिजल्ट याद करवाने वाली हूँ, अदरवाइज ये जो बात कही गई है वो यहीं तक एक्सप्लेन हो जाएगी, ठीक है, ये पॉस्टुलेट यहीं तक एक्सप्लेन हो जाएगा. वो कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस हैं और एक थर्ड स्ट्रेट लाइन उनको क्या कर रही है, उनके क्रॉस कर रही है, या थर्ड लाइन इज फॉलिंग ऑन दीज टू स्ट्रेट लाइंस. ओके, से दिस इज आर. तो वो कह रहा है कि ये क्या बना रही है, मतलब सेम साइड ऑफ दिस लाइन, सेम साइड ऑफ दिस, आपने इसको एज ए ट्रांसवर्सल भी पढ़ा है. तो सेम साइड का क्या मतलब है, ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, तो सेम साइड आप चाहे इधर ले लीजिए चाहे इधर भी ले सकते हैं, मतलब दोनों का ही उसने बोला सेम साइड. तो ये एक एंगल यहाँ पे बना रही है और एक एंगल यहाँ पे बना रही है, सेम साइड की. इंटीरियर एंगल्स की बात किया उसने, ठीक है ना, उसने बोला मेक्स द इंटीरियर एंगल्स. तो इंटीरियर क्या होते हैं, इंटीरियर होते हैं जो दोनों लाइनों के बीच में बने हैं. अगर इन दोनों लाइनों से बाहर चले जाएंगे एंगल तो वो एक्सटीरियर हो जाएंगे. तो इंटीरियर एंगल ये बना रहा है. तो उसने यहाँ पे बोला है कि ऑन द सेम साइड ऑफ एट टेकन टुगेदर, मतलब अगर हम इन दोनों एंगल्स को, मान लीजिए एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, इसको इकट्ठे लेते हैं, इसको मतलब इसको एज अ सम लेते हैं, तो वो क्या कह रहा है कि लेस देन टू राइट एंगल्स. अगर ये वाले दोनों एंगल्स जो हैं, अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 करती हूँ, इफ इट इज लेस देन द टू राइट एंगल्स, यहाँ पे बेटा टू राइट एंगल्स का क्या मतलब है, 180 डिग्री. टू राइट एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री. तो अगर इन दोनों का सम लेस देन 180 डिग्री आ रहा है, यानी कि फिर से मैं बता रही हूं, ये क्या है, टू राइट एंगल्स taken together, two right angles taken together gives us 180 डिग्री. सो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम है, अब अगर आप इधर वाले एंगल लेते हो, अगर मान लीजिए आपने ये वाला एंगल लिया, ये एंगल ले लिया आपने 3 और 1 2 3 4, ये वाला ले लिया आपने 4 एंगल, तो यहाँ पे जो सम होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा. ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डिग्री होगा. लेकिन वो ये इस पोस्टुलेट में ये कह रहा है कि जिस तरफ सम जो है वो लेस देन है दो राइट एंगल से, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइट एंगल, सो 180 से छोटा है, उस तरफ अगर हम, अभी हमने पहले ही पोस्टुलेट किया है जिसमें आप टर्मिनेट लाइन को इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर हम इसको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करते जाएं तो ये क्या होगा, कहीं ना कहीं पे जाके ये दोनों लाइनें आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या एक दूसरे को क्रॉस करेंगी. और जिधर ये ग्रेटर देन है उधर से बेटा ये अपने रास्ते निकल जाएगी और ये अपने रास्ते निकल जाएगी. इसको ऐसे मतलब आप दिमाग में रख सकते हैं. तो ये तो कभी भी मीट नहीं करेंगे इस तरफ तो, लेकिन जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री से छोटा है, या कह लीजिए टू राइट एंगल्स इफ टेकन टुगेदर, तो उनसे अगर छोटा है तो उस तरफ ये लाइनें आपस में क्रॉस करेंगी ही करेंगी.
तो दिस पॉस्टुलेट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, सो हमें वैसे तो इसको प्रूव करना नहीं है, लेकिन आप इस चीज को अब कहाँ कर चुके हैं, आप पैरेलल लाइन के कंसेप्ट में कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है, यहाँ पे हमने क्या केस किया, हमने एक बार केस किया कि लेस देन 180 डिग्री है दोनों का सम, और इधर हमने किया कि दो इंटीरियर एंगल का सम क्या है, ग्रेटर देन 180 डिग्री है। लेकिन एक थर्ड केस भी तो बनता है ना, जहां पे क्या होगा कि दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर दोनों का सम, मतलब दिस एंगल और दिस एंगल, सपोज दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल वाई, तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है, मीन्स एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, then you can say, only then you can say that P is parallel to Q. तो इस केस में ये पैरेलल होंगी, they will never meet with each other, they will never cross each other. ओके बेटा, तो यही है हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट, ठीक है बेटा। तो ये जो फिफ्थ पॉस्टुलेट है ये क्या कह रहा है, अब इसको इस स्टेटमेंट को रीड कीजिए, अब आपको समझ में आ गया कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन इन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल हो रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, अगर वो इंटीरियर एंगल बना रही है सेम साइड, इस तरफ, मतलब मैंने 1 और 2 कंसीडर किया है, ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर मीन्स दोनों का सम, लेस देन टू राइट एंगल्स मीन्स 180 डिग्री, अगर उनका सम 180 डिग्री से छोटा है, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर हम उनको इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करेंगे, मीट ऑन दैट साइड, मतलब ये इस साइड ही प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस तो हम इधर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मिलेंगे सिर्फ इस तरफ, जिस तरफ उनका जो सम है वो लेस देन 180 डिग्री है, सो दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल्स। ओके बेटा, और ये चीज मैंने आपको बता दी, ये तो चलो यहाँ पे है, ये हम पैरेलल लाइन में कंसेप्ट कर चुके हैं, अगर इन दोनों इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री है, सो देन द लाइंस विल बी पैरेलल, और वाइस वर्सा, इफ लाइंस आर पैरेलल देन डेफिनेटली द सम ऑफ द टू को इंटीरियर एंगल्स विल ऑलवेज बी 180 डिग्री। ओके बच्चे, so nowadays we use the word postulate and axiom in the same sense, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऑब्जर्व्ड फिनोमेना के बेस पे कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मीन्स स्टेटमेंट वर्ड को भी मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी आपके साथ, तो हम कुछ ऑब्जर्व किया, वहां से कुछ स्टेटमेंट बनाई, और आफ्टर दैट वी चेक द ट्रूथ और वैलिडिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट, तो अगर वो ट्रूथ होती है तो उसको एज अ पोस्टुलेट कंसीडर कर लिया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, मैथ्स में एक छोटा सा, आप यहाँ पे स्टेटमेंट वर्ड आया तो मैं आपको बता देती हूँ, विच विल हेल्प यू। स्टेटमेंट होता है मैथ्स में, स्टेटमेंट उसको कहते हैं जो या तो ट्रूथ है या फॉल्स है। किसी स्टेटमेंट को पढ़ के, मैं उसको स्टेटमेंट तो बोलेंगे नहीं, अगर किसी को पढ़ के आपको शक हो रहा है कि ये सही भी हो सकती है और ये गलत भी हो सकती है, तो उसको आप स्टेटमेंट नहीं बोलोगे। तो स्टेटमेंट जो मैथ्स में होती है, मैथ्स में स्टेटमेंट उसको कहा जाता है या तो वो सही हो, या तो वो ट्रूथ हो, तो या वो फॉल्स हो। ठीक है, जैसे आपके पास ट्रू फॉल्स आते हैं, तो उसमें कहते हैं ना जो ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं हम। तो स्टेटमेंट क्या होती है मैथ्स में, जो ट्रू हो या फॉल्स हो, दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते कि ट्रू भी और फॉल्स भी हो समटाइम्स, तो उसे हम स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। तो नाउअडेज वी डील विद द वर्ड्स पोस्टुलेट एंड एक्सियम्स इन द सेम सेंस, और इंटरचेंजेबली इनको यूज कर लेते हैं। बट पोस्टुलेट क्या है, एक वर्ब है, जैसे हम बोलते हैं लेट अस पोस्टुलेट, तो उसका क्या है कि अभी हम इस स्टेटमेंट को ले रहे हैं, कुछ फिनोमेना बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व्ड फिनोमेनन, तो अगर वो बाद में हम देखते हैं कि वो ट्रूथ है कि फॉल्स है ना, तो उसके हिसाब से अगर वो ट्रूथ है तो उसको एज अ पोस्टुलेट कंसीडर कर लिया जाता है। क्लियर है बच्चे? बेटा कुछ चीजें और हैं जो इस चैप्टर में आपको समझने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बेसिक जो है इस चैप्टर का थोड़ा लेंथी जा रहा है, बट ये लेंथी नहीं है वैसे तो, क्योंकि अगर आप इस
लेक्चर को यहाँ तक अच्छे से समझ लेते हैं ना बेटा, आगे आप एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। किसी भी टाइप का एमसीक्यू इस चैप्टर के बेस पे आ जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। जैसे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कंसिस्टेंट वर्ड का क्या मीनिंग है, प्रोपोजिशंस क्या होती हैं। तो अभी आपको एक्सियम और पोस्टुलेट बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। तो आई प्रॉमिस यू कि अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो अभी यूक्लिड के थोड़ा सा एक दो चीजें और बताना चाहती हूँ आपको। इन यूक्लिड ज्योमेट्री डिडक्टिव रीजनिंग एक वर्ड आता है बेटा। डिडक्टिव रीजनिंग बच्चों को समझ में नहीं आता क्या होता है। मीन्स ड्राइविंग न्यू स्टेटमेंट्स or theorems logically from previously accepted facts such as definitions, axioms and already proven theorems। मतलब हम डिडक्टिव रीजनिंग किसको कहते हैं, क्योंकि जो डिडक्टिव रीजनिंग है ना बेटा, डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो क्या है, मतलब इसकी फाउंडेशन है, फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री है इसकी डिडक्टिव रीजनिंग। क्योंकि जैसे उसने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स लिए जिनको आप अभी यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह याद कर लो कि ये तो सच होता ही होता है, तो उसने उन ट्रुथ्स को यूज करके उसके बाद बड़े ही लॉजिकल स्टेप्स दे के कुछ चीजों को प्रूव किया। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। सो इन यूक्लिड ज्योमेट्री डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स ड्राइविंग न्यू स्टेटमेंट्स और थ्योरम्स लॉजिकली फ्रॉम प्रीवियसली एक्सेप्टेड फैक्ट्स, जो हम मान चुके हैं कि ये सच है, सच एज कोई डेफिनेशन है या एक्सियम है या ऑलरेडी प्रूव कोई थ्योरम है। ठीक है, अभी ये जो आपने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स किए हैं बेटा, इसको अभी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये सिर्फ ये इस चैप्टर को डिटेल में करवाने का मेरा मकसद ये है कि जो आगे चैप्टर्स आ रहे हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल चैप्टर आ रहे हैं, उसमें आपको प्रूविंग करनी है। तो वो प्रूविंग में ये बहुत चीजें हेल्प करेंगी। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट्स विद जर्नल ट्रुथ। की डिडक्टिव रीजनिंग हम करते कैसे हैं, पहले तो हम कुछ जर्नल ट्रुथ बताते हैं। ठीक है, जर्नल ट्रुथ्स बताते हैं, जैसे एक्सियम्स हो गए या पोस्टुलेट्स हो गए या कुछ प्रूवन ट्रूथ स्टेटमेंट्स हैं या थ्योरम्स हैं, एंड यूजेस लॉजिकल स्टेप्स टू रीच स्पेसिफिक कंक्लूजन। मतलब उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ लॉजिकल रीजंस देना शुरू कर देते हैं कि ये सच है तो ये ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद हम लॉजिकल रीजंस देते देते अपने स्पेसिफिक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। ठीक है बेटा, इन यूक्लिड्स एलिमेंट्स क्या है बेटा, ये उसकी बुक का नाम है। उसने ये जो पूरे वर्क को, ज्योमेट्रिकल वर्क को एक बुक का नाम दिया था उसने एलिमेंट, और उसमें फर्दर 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें हर चैप्टर को उसने एज ए चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं बोला, उसने बोला बुक 1 बुक 2 बुक 3। तो उसने पूरे ज्योमेट्रिकल वर्क को वहां पे कंपाइल किया है। सो इन यूक्लिड्स एलिमेंट्स दिस मेथड इज द फाउंडेशन ऑफ द ज्योमेट्री। तो इसके ऊपर ना बेटा एक एमसीक्यू भी मैंने देखा आ जाता है जनरली, विच मेथड ही यूज्ड टू प्रूव द थ्योरम्स। सो उसमें क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है वर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। मतलब आप एक पूरा सिस्टम ले रहे हो एक्सियम्स का, उन यूनिवर्सल ट्रुथ्स का एक सिस्टम ले रहे हो, उसको हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, उसको कंसिस्टेंट तब बोलेंगे इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट। मतलब जब आपने ये जो अभी आपने एक्सियम्स पढ़ी है, क्या आपके दिमाग में कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो हो नहीं सकता, ये इसने ऐसे बोला सच है, ये कैसे सच हो सकता है। मतलब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, जैसे मैंने वो वर्ड इंट्यूटिवली इसीलिए उसको एक्सप्लेन किया था कि वो हमारे अंदर गट फीलिंग आ रही है कि ये सच ही है, ये ऐसा होगा ही होगा। ठीक है, तो यानी कि कोई भी सिस्टम ऑफ एक्सियम तब कंसिस्टेंट कहलाएगा जब उसमें से कोई ऐसी स्टेटमेंट निकालना इम्पॉसिबल हो जाए जो चैलेंज करे हमारी किसी भी एक्सियम को, या प्रीवियसली प्रूव्ड जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं उनको वो चैलेंज ना कर पाए। ठीक है, तो तब हम उस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, और 465 propositions और theorems were proved by Euclid by deductive reasoning in his book Element। ओके बेटा, अब यहाँ पे proposition जो वर्ड है बेटा, proposition का मतलब वही है
कि जैसे हम थ्योरम्स ही हैं, जैसे कि प्रोपोजिशंस वही है कि जिनको प्रूव किया गया है, जैसे एक्सियम और पोस्टुलेट्स को तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन पोस्टुलेट एक्सियम्स को यूज करके हमने जिन स्टेटमेंट्स को प्रूव किया है उन स्टेटमेंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोपोजिशन, या हम उनको थ्योरम्स भी बोल सकते हैं। सो आई होप बेटा इसके बाद तो अब हम एग्जांपल्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी में। सो अभी आप देखेंगे कि आपको कितने इजीली क्वेश्चंस जो है समझ में आएंगे बेटा। तो ये सारा यहाँ तक जो जितना भी हमने चैप्टर हमारा हुआ है, मैं आपको यही कहूंगी कि आप इस चैप्टर को एक बार यहाँ तक अच्छे से दोबारा से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आई थिंक सो अभी तक आपके पास ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें आपको लैंग्वेज जो है लैंग्वेज एक्सप्लेन करनी पड़ रही है। यहाँ आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल फील आ रहा होगा इस चैप्टर में कि सारा हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, है ना। तो लेकिन ये जरूरी है बेटा, ठीक है, ये जरूरी है। तो आप इस वीडियो को एक बार यहीं पे पॉज कीजिए और इसको यहां तक बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, if A, B and C are 3 points on a line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. In this example, you need to prove that AB plus BC means this length plus this length gives you this complete AC. Okay, and according to the fourth axiom, Euclid's fourth axiom, we can state that when the two things coincide with each other, वो जो हमने समझाया था मैंने आपको, coincide, identical और सुपर इम्पोज वाली चीज समझाई थी मैंने आपको। तो इसमें वही चीज है बेटा, अगर आप यहाँ पे ए बी और बी सी को ऐड कर रहे हो तो जो ए सी है हमारी, है ना, ए सी यहाँ तक है और ए बी प्लस बी सी ए सी को ही कंप्लीट कर रही है। तो ए सी जो है, ए सी हमारी ए बी और बी सी प्लस बी सी के ऊपर हमारी ए सी जो है सुपर इम्पोज हो रही है ना। तो ये यूक्लिड के फोर्थ एक्सियम के अकॉर्डिंगली ये चीज क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ आपको यू नीड टू राइट द फोर्थ एक्सियम। ओके, सो द थिंग्स विच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू वन अनदर। ओके, सो इसका सॉल्यूशन में आप बस ये लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फोर्थ axiom, the things which coincide with each other, आप यहाँ पे बेटा coincide की जगह सुपर इम्पोज भी यूज कर सकते हो। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और अगर इस स्क्वायर के ऊपर मैं सेम साइज का स्क्वायर इसके ऊपर प्लेस कर दूं, इसके ऊपर ही यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो वो क्या है, उसको अच्छे से उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, है ना। तो वही चीज है कि यहाँ पे ये जो ए बी प्लस बी सी है, ए सी उसके ऊपर क्या हो रही है, उसके साथ यहाँ तो कॉइंसाइड बोल सकते हैं कि कॉइंसाइड हो रही है, और या फिर क्या है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स फोर्थ एक्सियम, द थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद ईच अदर आर इक्वल टू ईच अदर। सो हियर ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, ए बी प्लस बी सी इज कोइंसाइड बाय ए सी, ठीक है, मतलब ए बी और प्लस बी सी को ऐड करने पे ए सी उसके ऊपर कोइंसाइड कर रही है। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी प्लस बी सी विल बी इक्वल टू ए सी। बस बेटा इसमें यही आपको शो करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन सेगमेंट। ओके बेटा, means according to the postulate 3, Euclid said that circle can be drawn with any center and any radius. Okay,
तो ये कह रहे हैं कि प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी लाइन सेगमेंट। भी कोई भी आपको कहीं पे भी लाइन सेगमेंट दी हुई है, मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट के साथ आप किसी भी मेजरमेंट के साथ आप इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक रेंडमली ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट लिया, अब उस पे आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करोगे, क्योंकि आप ए पॉइंट से मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट 3 यू कैन ड्रॉ you can construct circle with any center and any radius। तो अभी हमने पहले सेंटर क्या लिया बेटा, A, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर हमने A सेंटर लिया और ए बी को पूरा रेडियस लिया। किसको लिया, ए बी को रेडियस लिया, और ये हमने पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ओके, फिर उसके बाद हमने इस पॉइंट बी को सेंटर लिया और अब हमने बी ए को रेडियस लिया, यहाँ पे बी ए, ठीक है, और बी ए को रेडियस लेके हमने एक दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये हमने काम किया है पोस्टुलेट 3 की अकॉर्डिंगली। ओके बेटा, अब आप देखोगे कि जब ये दो सर्कल मीन्स अब ये जो है ए है, ये इस सर्कल 1 का सेंटर है, और ये जो बी है ये सर्कल 2 का सेंटर है, ठीक है। बट ये दोनों जो सर्कल है, दोनों सर्कल का दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। अब अगर आप इस पॉइंट को सी नाम देते हो और यहां से इसको ए के साथ ज्वाइन करते हो और इसको बी के साथ ज्वाइन करते हो, तो यहां से क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए जो ए बी है, ए बी जो है आपने ज्वाइन जब कर दिया, आपने जो ए बी है वो सर्कल इस फर्स्ट सर्कल की रेडियस बन रही है, और अगर मैं ए सी देखूं तो ए सी भी तो फर्स्ट सर्कल की रेडियस ही है। मतलब ये फर्स्ट सर्कल की और फर्स्ट सर्कल की दोनों ही रेडियस बन रही है ना। तो रेडियस तो इक्वल होगी, क्योंकि एक सर्कल की तो सेम ही रेडियस होती है। तो यहाँ से देखा आपने, ये भी आर है और ये भी आर ही है, जो यहाँ से सेंटर से इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर टच कर रही है, ठीक है बेटा। अब जब आप सर्कल बी को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, सर्कल बी को जब आप ऑब्जर्व करते हो तो बी सेंटर है और बी ए रेडियस है। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब इसमें आपने ए बी रेडियस लिया है, इसमें आपने बी ए रेडियस लिया है, बी आपका सेंटर है। तो यहाँ से बी है जो सेकंड सर्कल की ये बाउंड्री है बेटा, सेकंड सर्कल के यहाँ पे टच कर रहा है, तो बी ए रेडियस है, ये आर ही है, और ये भी क्या है, इसकी सेकंड सर्कल की बाउंड्री को भी ये जो पॉइंट सी है वो टच कर रहा है, तो ये भी क्या है, आर ही है। तो बेसिकली आपने देखा कि ये तीनों ही जो लेंथ्स है वो आपस में क्या है, सेम है। तीनों ही साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या है, सेम है। तो जब ट्राइंगल्स की तीनों साइड सेम है तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इन दिस वे अगर आप रैंडमली, मतलब वो इसीलिए उसने यहाँ पे ये वर्ड यूज किया, प्रूव दैट इक्विलेटरल एनी लाइन मीन्स किसी भी लाइन पे, क्योंकि पोस्टुलेट 3 भी यही कह रहा है कि आप किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस के साथ सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये उसी पोस्टुलेट और एक्सियम के पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, जिसमें हमने देखा कि ये तीनों साइड्स ही जो है वो इक्वल आ रही हैं। अब इसको, अभी तो मैंने आपको रेडियस का जो वो करके दिया है, लेकिन अभी वही इसको एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि ए बी, अब प्रूव करने के लिए हम इसमें एक्सियम 1 ही यूज करेंगे, जिसमें एक्सियम 1 में है कि थिंग्स इक्वल टू द टू थिंग्स इक्वल टू द मींस सेम थिंग्स आर इक्वल विद वन अनदर। ओके, तो यहाँ पे जो ए बी है वो ए सी के इक्वल आ रहा है बेटा, क्योंकि ये फर्स्ट सर्कल की भी रेडियस है, ये भी फर्स्ट सर्कल की रेडियस है, ए बी भी फर्स्ट सर्कल की रेडियस है और ए सी भी फर्स्ट है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसको आप इसको लिख सकते हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बेटा, सेम सर्कल। अब ए बी इज इक्वल टू ए सी आ गया बेटा। अब ए बी और ए सी सेम रेडियाई होगी, ऐसे बी ए इज इक्वल टू बी सी हो गया, ठीक है, बी ए इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो इसका भी यही रीजन है सेम, कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। अब यहाँ पे बेटा अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, हम अगर मैं आपको मैंने बताया था कि हम
लाइन में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लाइन सेगमेंट में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, बट रे में नहीं कर सकते हैं। तो ये तो लाइन सेगमेंट है बेटा, अगर इसको मैं ए बी बोलूंगी तब भी इसकी वही लेंथ है, अगर इसको मैं बी ए बोलूंगी तब भी वही लेंथ है। तो बेसिकली ये दोनों चीजें आपस में क्या सेम ही है, ठीक है। अब ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब दो डिफरेंट चीजें जो हैं, मीन्स जो ए सी है और बी सी है, वो एक सेम चीज के इक्वल आ रही है, सेम मतलब लाइन सेगमेंट के इक्वल आ रही है, ए बी के इक्वल। तो अगर ये दोनों इसके इक्वल है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये जो फर्स्ट है आपका और ये सेकंड है, तो इसमें आप लिख सकते हैं बाय एक्सियम 1, बाय एक्सियम 1। और पूरी एक्सियम आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि द थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल विद वन अनदर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है कि AC जो है वो BC के भी इक्वल होगा, और ये दोनों ही किसके इक्वल हैं, AB के इक्वल हैं। तो ये तीनों साइड से आपस में क्या आ जाती हैं बेटा, इक्वल आ जाती हैं, और ये एक एज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ये प्रूव हो जाता है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट थ्योरम, two distinct lines cannot have more than one point in common। मीन्स कोई भी दो लाइन है, ठीक है, अगर इन दोनों लाइंस को मैं इंटरसेक्ट करना चाहती हूँ, सपोज ये दो डिफरेंट लाइंस हैं, अगर मैं चाहती हूँ कि ये दोनों क्रॉस करें तो वो क्या होगा, मान लीजिए ये L लाइन है और ये M लाइन है, अगर मैं M लाइन को यहाँ से क्रॉस करना चाहती हूँ तो M कैन बी ड्रॉन लाइक दिस ओनली, ठीक है। सो देयर इंटरसेक्शन विल बी यूनिक बट वी नीड टू प्रूव इट, ओके। तो अगर हमने मान लिया कि ये जो लाइन है, मान लेते हैं कि ये जो लाइन है ये मोर देन वन पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, से these two lines, suppose these two lines L and M are intersecting more than one point, say P and Q, means P and Q दो पॉइंट्स हैं जिनसे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यानी कि अगर ये किसी तरीके से दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती तो P पॉइंट है जो और Q पॉइंट है, ये दोनों के ऊपर होना चाहिए था। से दिस इज अ पॉइंट P और ये Q जो है वो इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए था और इस लाइन के ऊपर भी होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमने बोला है कि अगर हम PQ एक लाइन ले रहे हैं, मतलब इसमें एक पार्ट है बीच में PQ, तो हमने तो बोला है कि दो पॉइंट से ओनली वन लाइन, मीन्स जो हमारी एक्सियम है दैट वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स। तो यहाँ से हमने PQ जो है एक लाइन ड्रॉ किया, अगर मैं P और Q को कंसीडर करती हूँ तो PQ एक लाइन है और ये PQ जो है इसको मतलब दोनों लाइंस के ऊपर ड्रॉ करने का पर्पस ये है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये दो लाइंस हैं जो दो पॉइंट से क्रॉस कर रही है, हमने ऐसा एज्यूम किया है। लेकिन अगर ये दो पॉइंट से क्रॉस करती तो Q पॉइंट जैसे P पॉइंट दोनों के ऊपर है तभी तो वो एक दूसरे को क्रॉस किया ना उन्होंने, तो ऐसे Q पॉइंट भी फिर दोनों के ऊपर, दोनों लाइन के ऊपर होना चाहिए था। लेकिन वैसी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये हमारी जो एक्सियम है दैट ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये उसके साथ क्लैश हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सो देयर टू लाइंस कैन बी इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट ऑफ, और इसमें अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो दो लाइंस हैं उनमें वन से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, उसकी पॉसिबिलिटी है कि ये एक लाइन है, ठीक है, हम चाहते हैं कि या तो वो सेम ही लाइन हो, मतलब हमने बात किया कि अगर L एक लाइन है जो चाहते हैं कि किन्हीं दो लाइन के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो तो दूसरी लाइन भी इसके ऊपर आनी चाहिए, से M, ठीक है। एक लाइन L थी, उसी के ऊपर मैं थोड़ा डिफरेंशिएट कर देती हूँ आपको कि एक लाइन मैंने और M ड्रॉ की जो बिल्कुल इसके ऊपर ही आ रही है, ठीक है, इसको ओवरलैप कर रही है, तो फिर तो इनमें मोर देन वन पॉइंट्स इन कॉमन आ जाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो दोनों, फिर तो इस केस में क्या हो गया आपके पास, देन L शुड बी इक्वल टू M, ओनली दिस इज द पॉसिबिलिटी, ओके। अगर हम चाहते हैं कि किन्हीं दो लाइन के बीच में एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट हो देन दीज टू लाइन वुड entirely overlap each other, so it is essential that they would overlap each other, okay, otherwise there is no possibility, so intersection is always unique. So you can write it in this way that we need to prove that two lines are intersecting at a point. Suppose we assume that the two lines intersect at a two different point, ठीक है। Suppose
two lines intersect at 2 points P and Q. अगर ये दोनों पॉइंट से क्रॉस कर रही है तो P और Q पॉइंट दोनों ऐसे पॉइंट है जो दोनों लाइन के ऊपर होने चाहिए। यहाँ पे जब हमने ड्रॉ किया तो P पॉइंट तो हमारा शो हो रहा है कि इसके ऊपर है, लेकिन Q दोनों के ऊपर कैसे हो सकता है? ठीक है, दोनों के ऊपर तो लाई नहीं करेगा। अगर उसको लाई करना है तो इस लाइन को, जैसे अब आप चाहते हो कि Q इन दोनों के ऊपर आए, तो आपको इस लाइन को ऐसे टिल्ट करके इसके ऊपर ओवरलैप करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो वो तो उस केस में तो फिर वो क्या होंगी, वो ओवरलैप हो जाएंगी और उसमें वो दो डिफरेंट लाइंस नहीं रहेंगी, उसमें वो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। और फिर तो इसके ऊपर अगर आप ओवरलैप ही कर देते हो फिर तो आपके पास बेटा इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स हैं जिनसे ये जो इन दोनों लाइन के ऊपर आप कह सकते हो कि दीज इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स आर कॉमन ऑन बोथ लाइंस। ओके, सो सपोज टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। तो अब अगर मैं P और Q देखती हूँ तो P और Q जो है वो लाइन M के ऊपर भी आ रहे हैं पॉइंट्स, और वो जो दोनों पॉइंट है मतलब L के भी ऊपर आ रहा है, यानी कि Q जो है P M के ऊपर भी आ रहा है और ये जो P है ये इस लाइन के ऊपर भी आ रहे हैं। तो इस केस में तो हमारी जो एक्सियम है वो गलत हो जाती है, जिसमें हम कहते हैं कि ओनली वन लाइन कैन बी पास थ्रू द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे वन लाइन तो नहीं हो रही है, इसमें तो दो लाइंस जा रही हैं। एक तो जा रही है हमारी Q पॉइंट इसके ऊपर है, तो ये एक आपकी जा रही है ये वाली, और एक जा रही है ये वाली, तो ये तो दो लाइन क्रॉस बन रही है उन पॉइंट से। तो ऐसा नहीं है, मतलब PQ एक लाइन आपकी ये रह गई और एक ये अलग हो गई, तो ये तो आपने दो की है, दो बन गई अलग से, लेकिन तो दो पॉइंट से तो हम एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों क्या है, सेम ही है, क्योंकि ये जब आप इसको ओवरलैप करोगे तो ये सेम ही हो जाएंगी। ठीक है, सो अगर हम कह रहे हैं कि टू लाइंस इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P and Q, so it clashes with the axiom that only one line can be passed through two different points. तो अगर दो डिफरेंट पॉइंट हमारे PQ थे तो PQ की एक लाइन यहाँ बन रही है, एक लाइन ये बन रही है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। ये दो ड्रॉ कर दिया आपने जो गलत है, क्योंकि हमारे अगर ये P और Q सेम पॉइंट है तो वो लाइन एक ही ड्रॉ होनी चाहिए थी जो इसको ओवरलैप कर जाती। ठीक है, तो इसलिए ये always we can say that the intersection of two lines is always a unique. Okay, clear hai? Okay, now let's start the exercise of NCERT. Very first question of exercise 5.1, state true and false hai beta. So first true and false is only one line can pass through a single point. ठीक है बेटा, कि हम एक पॉइंट से क्या एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? नो, वी कैन ड्रॉ इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस थ्रू अ सिंगल पॉइंट अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट 1 and according to the axiom 5.1 under the postulate 1 in your book. Okay, so only one line cannot. Okay, so we can draw infinitely number of lines through a single point. Okay beta, next there are an infinite number of lines which, so this is only one line can pass through a single point, so it is a false statement. Okay beta, this is a false statement. There are an infinite number of lines which passes through the two distinct points. No, only one line can be drawn through distinct points under the same axiom of postulate 1. Axiom 5.1 of postulate 1, only one line can be drawn from the two distinct points. A terminated line
can be produced indefinitely on both the sides? Yes, according to the postulate second. A terminated line, suppose this is a terminating line L and M, and if there is a requirement, we can produce it on the from the both sides like this. Okay beta, so this is the postulate second. So this is true, this statement is true, and this is false, because infinite number of lines नहीं ड्रॉ की जा सकती है, एक ही ड्रॉ की जा सकती है. If two circles are equal, then radii are equal. अब आप किसी भी चीज को अगर इक्वल कहते हो, मान लो आप किसी रेक्टेंगल को इक्वल बोलना चाहते हो, तो लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी इक्वल. ठीक है, जो उसकी मेजरमेंट है वो इक्वल, डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए. तो जो सर्कल होता है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस से 4 यूनिट है ना, 4 यूनिट है कोई भी. तो अगर आप एक और सर्कल ड्रॉ करते हो जिसकी रेडियस भी 4 यूनिट होगी, ये तभी इसको ओवरलैप कर पाएगा. ठीक है, मीन्स से आपने सेम सर्कल एक और ड्रॉ किया, ऐसे कंसीडर इट एज सेम बेटा, 4 यूनिट का ही है, तो वो सेम होंगे. ठीक है, अगर हम दो सर्कल्स को इक्वल बोलना चाहते हैं तो उसमें रेडियस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं. सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. ओके बेटा, दिस इज ट्रू. Again, by the axiom 1, that things equal to the same thing are always equal. अब इसमें जो AB है बेटा, आपकी जो AB है वो PQ के इक्वल है, और जो XY है वो भी PQ के इक्वल है. मीन्स AB इसके इक्वल है और XY इसके इक्वल है. तो जब ये दोनों चीजें एक ही चीज के इक्वल है, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द axiom 1. So this is also a true statement. ठीक है, they have given if AB is equal to PQ and PQ is equal to XY है, then AB will be equal to XY according to the axiom 1. So this is also a true statement. So this is the very first question of NCERT. Okay, let's do the second question. Exercise question number 2. Give a definition for each of the following, like they are asking for a parallel line, perpendicular line, line segment, radius of a circle and square. आपको इन सबकी क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है. Are there other terms to be defined first? क्या इन चीजों की डेफिनेशन देने से पहले, जैसे ये पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर के बारे में आपसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो ये पूछे कि क्या इन चीजों की डेफिनेशन देने से पहले हमें कुछ और टर्म्स को डिफाइन करने की जरूरत है? अगर है तो व्हाट आर दे, और वो कौन सी हैं, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको आप कैसे डिफाइन करोगे. ठीक है, अब किसी को पैरेलल लाइंस के बारे में समझाना है, ठीक है, या उसकी आपको डेफिनेशन देनी है, या परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन देनी है, या लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन देनी है, रेडियस ऑफ सर्कल की डेफिनेशन देनी है, स्क्वायर की डेफिनेशन देनी है, तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले वी नीड टू डिफाइन पॉइंट, लाइन, प्लेन, रे, एंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल. तो ये जो टर्म्स हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन, रे, एंगल, सर्कल एंड क्वाड्रिलेटरल, सो वी नीड टू डिफाइन दीज बिफोर. इनको पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा. उसका रीजन अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने पूछा कि व्हाट दे आर एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम. आप वो कौन सी चीजें हैं वो आपको बता दी कौन सी चीजें हैं, लेकिन आप इनको कैसे डिफाइन करोगे. ठीक है, सो इन यूक्लिड ज्योमेट्री बेटा, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर अनडिफाइंड, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू बिफोर इन दिस चैप्टर. ठीक है, कि ये तो अनडिफाइंड है, और क्यों है ये भी बताया हुआ है, लेकिन फिर भी इवन देन वी कैन रिप्रेजेंट देम थ्रू अ फिजिकल मॉडल. उनको एक हम फिजिकली मॉडल से रिप्रेजेंट, फिजिकल मॉडल से कर सकते हैं. सो पॉइंट क्या है बेटा, वी रिप्रेजेंट पॉइंट एज अ डॉट, कि बस हमने एक डॉट लगाया शार्पन पेंसिल से या पेन से, एक डॉट लगाया और उसको बोल दिया कि ये क्या है, एक पॉइंट है. बस इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लाइन क्या है बेटा, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, कि एक एंड इट शुड बी स्ट्रेट, कि एक स्ट्रेट होनी चाहिए, और ये ब्रेथलेस लेंथ है, एक लंबाई है, उसको हम लाइन बोलते हैं. तो जैसे ये AB, तो इसका AB जो है
ये दोनों तरफ से अभी क्या है, एक्सटेंड हो रही है। दीज एरोज आर शोइंग दैट इट इज स्टिल एक्सटेंडिंग, क्योंकि ये लाइन है। अभी हमने किसकी बात की है, लाइन की बात की है। तो लाइन जो होती है उसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती, तो उसको आप ऐसे फिजिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। रे जो होती है, रे क्या होती है, पार्ट ऑफ लाइन, कि इसी लाइन में से एक पार्ट हमने निकाला, कि जिसमें जैसे हमने मान लीजिए ए का ये वाला पार्ट छोड़ा हुआ इधर वाला, और आगे वाला हमने कंसीडर कर लिया कि हमें पता है कि इस रे का स्टार्टिंग पॉइंट ए है, बट इट इज स्टिल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द साइड, मतलब बी साइड से ये अभी भी एक्सटेंड हो रही है। तो रे जो है अ पार्ट ऑफ लाइन विच विद फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट। ठीक है बेटा, ये आपको ये चीज मैंने पहले भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। एंगल क्या होता है, एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज विद कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मैंने बताया था बेटे आपको, ये जो ओरिजिनेट पॉइंट है दोनों रेज का, जैसे पी क्यू पी आर, तो पी को हम क्या बोलेंगे बेटा, दिस पी इज द वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल। तो एंगल क्या होता है बेटा, ये जो रोटेशन है, मींस इन दोनों रेज की बीच में ये जो रे, इनिशियल रे से टर्मिनेटेड रे की जो, क्योंकि इसको हम इनिशियल रे बोल देते हैं, इसको टर्मिनेटेड रे या फाइनल रे भी बोल देते हैं, तो इनके बीच में ये जो एक मूवमेंट है, ये जो रोटेशन है, उसको क्या कहते हैं, एज अ एंगल कंसीडर किया जाता है। ओके बेटा। तो इसके बाद आपको जैसे उन्होंने रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, तो उससे पहले हमें बताना पड़ेगा ना सर्कल होता क्या है, तभी हम रेडियस को बता सकते हैं, कि रेडियस को डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कल क्या है बेटा, सर्कल है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। इस चीज को समझिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया यहाँ पे एक प्लेन में, तो इसमें जो भी मैं पॉइंट्स लूंगी, मतलब इससे मैंने वो पॉइंट सारे ले लिए, जैसे मैंने एक डिस्टेंस फिक्स कर लिया कि मुझे इतना डिस्टेंस रखना है इस पॉइंट का, अब मैं उस प्लेन में से वो सारे पॉइंट्स उठा लूंगी जो इतने ही डिस्टेंस पे बैठे हैं इससे। ठीक है, जैसे मैंने ये उठाया पॉइंट, ये उठाया, है ना, ऑलमोस्ट ये वाले मैं बराबर बराबर पॉइंट्स यहां से उठाती गई। ठीक है, ये वाले सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने, इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स होंगे बेटा यहाँ पे प्लेन में। ठीक है, जो यहाँ पे आपने नंबर लाइन में पढ़ा है, ठीक है, ये चीज, तो यहाँ पे इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स थे, लेकिन मैंने एक पॉइंट फिक्स किया ये वाला, कि मुझे तो भाई वही पॉइंट चाहिए जो इस पॉइंट से उतने ही डिस्टेंस पे हो। तो मैंने एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो है फिक्स कर लिया, से दिस इज अ डिस्टेंस आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अभी उसकी डेफिनेशन में यही लिखने वाले हैं हम। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, दिस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो आपको फिक्स पॉइंट पता चल गया बेटा, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, इसी को ही हम इसका सेंटर बोलते हैं सर्कल का। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलते हैं सर्कल, और वो जो एक कांस्टेंट डिस्टेंस लिया, इक्वी डिस्टेंस मैं बोल रही हूँ, उसके लिए जो ये मैंने कांस्टेंट डिस्टेंस लिया है ना, इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि ये सारे ही उतनी ही बराबर दूरी पे है, इससे उतनी ही बराबर दूरी पे है, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस हो गया इन सभी पॉइंट्स का इस फिक्स्ड पॉइंट से। ठीक है ना, तो ये क्या हो गई इसकी, ये इसको इस कांस्टेंट डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस, और इस फिक्स पॉइंट को बोलेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। सो यू कैन डिफाइन इट इन दिस वे। इसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल। अब आपको अगर स्क्वायर को डिफाइन करना है तो उससे पहले क्वाड्रिलेटरल पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। सो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बेटा, क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जो एक क्लोज्ड फिगर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है 3, जिसके साथ हम ट्राइंगल बनाते हैं, और उसके बाद क्या होता है 4 साइडेड, क्योंकि जो स्क्वायर है हमारा वो क्या होता है 4 साइडेड फिगर होता है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्वाड्रिलेटरल चाहिए विद 4 लाइन सेगमेंट्स। ठीक है बेटा, तो इन चीजों को डिफाइन करने से पहले पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस, स्क्वायर, तो इनसे पहले आपको इन सब चीजों को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब आप आ जाइए इनकी डेफिनेशन पे, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसको पहले तो आप फिजिकल मॉडल से रिप्रेजेंट कर दीजिए कि ये जो 2 लाइनें हैं ये पैरेलल है, एल और एम, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, तो इसको आप बोल सकते हो कि दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, दे आर
नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, तो इसके लिए आपने लाइन, आपको लाइन की जरूरत पड़ी। अब बच्चों को पता है लाइन क्या होता है। लाइन तो क्या होता है, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है और इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बोथ साइड, इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ। ओके, तो इससे आपने किसको डिफाइन कर दिया, पैरेलल लाइंस को। दीज आर द पैरेलल लाइंस। तो इसके लिए आप लिख सकते हो बेटा, दीज लाइंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इन द सेम प्लेन। और आप ये भी लिख सकते हो कि दे आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होगा। इसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस आ जाता है बेटा। परपेंडिकुलर लाइंस की आप डेफिनेशन दे सकते हैं, द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री ऑफ द एंगल। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब जैसे ये पी क्यू है और ये आर एस है, तो यहाँ पे आर एस जो है वो पी क्यू के ऊपर 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, परपेंडिकुलर इसके ऊपर, तो हम इसको बोल देंगे आर एस इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू। अब इनकी डेफिनेशन आप पूरी लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज if two lines are intersecting at an angle of 90 degree then they are said to be the perpendicular with each other। so इसको symbolically आप इस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के लिए आप क्या बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट जो है इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। सपोज वी हैव टेकन अ पार्ट फ्रॉम अ line which has a fixed length, so you can say it has a fixed starting point and fixed ending point। ठीक है बेटा, लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में हमने सबसे पहले यही चीजें डिस्कस की थी बेटा, तो वहां पे भी मैंने अच्छे से करवाया। तो ये लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन हो जाएगी कि लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। और इसके बाद आप बल्कि ये भी कर सकते हैं कि इफ वी नीड वी कैन प्रोड्यूस इट फ्रॉम द बोथ साइड्स इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके बाद आता है बेटा रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल का मैंने आपको बताया, द कांस्टेंट डिस्टेंस, दिस कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द रेडियस। अब आपको सर्कल की डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता थी, तो आपको फट से पता चल गया कि रेडियस क्या होता है। ठीक है, तो रेडियस को क्या बोल सकते हो कि रेडियस इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, जिसको कॉल्ड सेंटर। तो जो उस सेंटर से फिक्स्ड पॉइंट जो सेंटर है उससे जो एक फिक्स डिस्टेंस हम लेते हैं, उसकी बाउंड्री के ऊपर, सर्कल की बाउंड्री के ऊपर जो से लेके सेंटर तक का जो एक फिक्स डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोलते हैं। इसके बाद स्क्वायर आ जाता है बेटा। स्क्वायर में आपने क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन दी है कि अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। तो उसके लिए आप एक स्क्वायर बना के दिखा सकते हैं कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स। This is a square is a quadrilateral with 4 equal side with each angle 90 degree। ठीक है, all 4 angles are of 90 degree each angle। okay, 1 2 3 4 angles, these all are of 90 degree। so इसके लिए आपको quadrilateral पता होना चाहिए था। इसकी जैसे हमने रेडियस ऑफ सर्कल एक्सप्लेन करनी थी, तो उससे पहले हमें सर्कल का अच्छे से पता होना चाहिए था। सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। So let's now move to the next question number 3। Let's start the question number 3। Consider two postulates। First is, given any two distinct points A and B, देयर एग्जिस्ट। बेटा ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। ओके बेटा, देयर एग्जिस्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, देयर एग्जिस्ट, ये इसके लिए एक शॉर्ट सिंबॉलिक इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। तो पहले पॉस्टुलेट में तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, से ए एंड बी, ठीक है बेटा, ए और बी क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन। तो उनके बीच में एक क्या पॉइंट है, सी हो सकता है, जो इन दोनों के बीच में कहीं पे भी आ रहा हो, है ना। तो बेसिकली इसमें आप देख रहे हो कि ये तीनों जो है, अगर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, इनके बीच में आ गया, मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी। सो इसके बीच में तो वैसे इनफिनाइटली मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, बट एक पॉइंट हम ले सकते हैं, तो वो ऐसा कुछ गलत तो नहीं कह रहा है, सही कह रहा है वो। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन।
यहाँ पे बेटा एक वर्ड मैंने ये अंडरलाइन किया, एटलीस्ट। तो जब वो ऐसे 3 पॉइंट्स लेना चाह रहा है, वो कह रहा है कि अगर हम किन्हीं पॉइंट्स को एक लाइन के ऊपर नहीं दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 पॉइंट्स है। क्योंकि अगर हम 2 पॉइंट्स लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने P और Q 2 पॉइंट लिए हैं, तो इनसे ये तो एक लाइन से क्रॉस हो ही जाएंगे, क्योंकि हमने किया है कि ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, तो ये तो हो ही जाएंगे। लेकिन जब हम ये दिखाना चाहते हैं कि कोई 3 पॉइंट जो ऐसे पॉइंट्स है जो एक लाइन के ऊपर नहीं है, तो उसके लिए मिनिमम हमने PQ को एक लाइन पे शो कर दिया, लेकिन अगर मैं एक और पॉइंट लेती हूँ, अब मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर है ना। तो हमारी जो एटलीस्ट 3 पॉइंट्स हमारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जो अब मैं अगर इसको ऐसे ज्वाइन करती हूँ तो ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर तो नहीं है। ये 2 पॉइंट्स P जो है वो PR और PQ लाइन के ऊपर है, R जो है वो RQ के और PR के ऊपर है। तो मतलब इन तीनों को हम एक साथ एक लाइन के ऊपर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो उसमें हमारी एटलीस्ट 3 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो ये भी बात सही कह रहा है, ठीक है। अब उसने ये 2 पॉस्टुलेट्स देके उसके बेसिस पे आप पे कुछ 2-3 क्वेश्चंस पुट किए हैं। इसको डिफरेंट कलर्स में लिखने का यही मोटिव था कि उसने एक ही क्वेश्चन में आपसे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस पूछे हैं इसी 2 पॉस्टुलेट्स के बेस पे। तो वो ये कह रहा है कि डू द पॉस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स, कि जब इसने ये पॉस्टुलेट्स लिखे तो इसमें क्या कुछ अनडिफाइंड टर्म्स हैं। तो उसने पहले में बात की पॉइंट A एंड B की, तो पॉइंट जो है वो अनडिफाइंड टर्म है, हमें पता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें उसने लाइन वर्ड यूज किया, लाइन टर्म यूज किया, तो लाइन भी क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो पॉइंट लाइन जो है इसमें क्या है, अनडिफाइंड टर्म है। और कुछ अनडिफाइंड दिख रहा है आपको, ठीक है। लाइन है, हाँ, ये दोनों जो है इसमें क्या है, अनडिफाइंड टर्म्स है, ठीक है। आर दीज पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट। अब यहाँ पे कंसिस्टेंट का क्या मतलब है, कंसिस्टेंट का मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉस्टुलेट्स के बारे में पूछा है कि क्या ये दोनों पॉस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि हम एक बात कह रहे हैं और दूसरा उसी बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। अभी पहले पार्ट में तो हमने बोला कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आ सकता है, ठीक है। और अब फिर हमने कह दिया दूसरे में हमने बात की कि मतलब बेसिकली तो ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई भी सीन नहीं बन रहा है कि पहला दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो और दूसरा पहले को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, क्योंकि ये दोनों ही पॉस्टुलेट जो हैं वो डिफरेंट सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस है, तो इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए क्या है, ये दोनों ही कंसिस्टेंट है, मतलब इन दोनों ही अपनी जगह ट्रुथ वैल्यू होल्ड करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये कंसिस्टेंट तो हैं। डू दे फॉलो द यूक्लिड पॉस्टुलेट, तो मैंने पॉस्टुलेट के नीचे एक्सियम वर्ड लिखा है, टर्म लिखी है, क्योंकि इसका यहाँ पे किसी पॉस्टुलेट को तो नहीं फॉलो कर रहे हैं, बट ये एक्सियम को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि कौन सा एक्सियम है, जिसमें हमने पढ़ा है कि जैसे A और B 2 पॉइंट्स है तो उनके बीच में क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट वाला हो गया है ना, कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट जो आ रहा है तो दे विल बी कोलिनियर, है ना। और इसके बाद ये वाला जो आ गया कि 3 पॉइंट्स जो है वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, तो एटलीस्ट उसके लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो ये भी क्या है, ये एक्सियम को ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है बेटा। इसमें बेटा वो एक्सियम यूज कर रहा है, द एक्सियम स्टेटेड फॉर 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिफरेंट पॉइंट्स के लिए जो हमने एक्सियम पढ़ी है वो वाली इसमें जो है उसको फॉलो कर रहा है, किसी पॉस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इस वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। So you can give the answers in this way that the terms line and point are undefined. Second है, yes, these postulates are consistent because they are dealing with the different situations. There is no possibility of any contradiction. वो दोनों बातें अपनी जगह सही कह रहा है। These postulates do not follow from Euclid's postulate. However, they follow from axiom stated as given 2 distinct points. There is a unique line passing through the 2 points. ठीक है? Yes. Question number 4. If a point C lies between A and B, means A और B के बीच में एक पॉइंट लाई कर रहा है C, ठीक है। सो
if a point C lies between A and B such that AC is equal to BC, ये जो AC है ये BC के equal है, these two segments are equal, so we can say that C is the midpoint of AB. Then prove that AC is equal to half of AB, कि ये जो AC होगा that will be exactly half of AB. ठीक है बेटा, अगर किसी चीज को हम एग्जैक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, ये जैसे C पॉइंट से हमने इसको अगर ब्रेक किया इस लाइन को, तो वो क्या है, उसका मिड पॉइंट ये, बट वी नीड टू प्रूव इट. ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे आप अगर C पॉइंट जो है वो AB के बीच में लाई कर रहा है, तो यू कैन राइट AC प्लस BC, और यू कैन राइट ऑल्सो एज CB is equal to AB. Only then we can say that ना these 3 points are collinear. तो यहाँ से AC plus CB will be equal to AB. लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें यहाँ पे इन्होंने ये गिवन दिया है कि as AC is equal to BC गिवन है आपको, मतलब ये दोनों ही पार्ट्स आपस में क्या है, इक्वल है. तो हमें जो रिजल्ट वो प्रूव करने के लिए दिया उसने AC और AB की टर्म में दिया है. AC और AB की टर्म में वो हमसे रिजल्ट पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से BC को खत्म करना है, और BC को हम रिप्लेस कर सकते हैं AC से, क्योंकि वो दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. तो वी जस्ट नीड टू पुट AC इज इक्वल टू BC इन द इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, AC प्लस AC इज इक्वल टू AB, and this is now 2 times of AC is equal to AB, and just transpose the 2 to the right hand side, so it will be half of AB. Hence proved. So आपको यही प्रूव करना था बेटा इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4. Okay, let's move to the next question, question number 5. Question number 5. In question 4, point C is the midpoint of the line segment AB. आपने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रूव किया था, शो किया था कि वो जो C है वो AB लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है. तो प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. तो आपको प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट हो चाहे उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट पॉसिबल है. तो यहाँ पे बेटा जैसे AB का हमने प्रीवियसली मिड पॉइंट लिया था C, तो इसको हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे बाय द कॉन्ट्राडिक्शन. तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो P है, P बी द अनदर मिड पॉइंट, कि अब हमने इस लाइन सेगमेंट के 2 मिड पॉइंट जो है एज्यूम किए हैं. सो लेट अस assume that line segment AB has other midpoint P also. मीन्स C तो है ही है उसका, लेकिन हमने एक और लेट कर लिया P. अब अगर हम P को इसका मिड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो यानी कि P एग्जैक्ट उसको हाफ कर रहा है, यानी कि AP विल बी इक्वल टू PB बेटा. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने P को भी उसका मिड पॉइंट लिया, तो AP विल बी इक्वल टू PB. ठीक है, और जब हम यहाँ पे एज C इज द मिड पॉइंट, अगर हम यहाँ पे C इज द मिड पॉइंट ले रहे हैं ऑफ AB, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे अब AC विल बी इक्वल टू CB. दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. ओके, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट को सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, क्योंकि अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि इस लाइन के 2 मिड पॉइंट है. तो अभी हम इसको बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमारी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे. तो अभी जब हम सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड से माइनस होगा, और जो राइट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट होगा. तो यहां से बेटा फर्स्ट फ्रॉम सेकंड कर रहे हो, तो ये कितना आएगा, AC माइनस AP इज इक्वल टू CB माइनस PB. ठीक है बेटा. अब AC कितना है आपका, ये देखिए
AC आपका यहां से लेके यहां तक है ना। अगर आप AC में से AP वाला पोर्शन बचाते हो, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आपके पास क्या बचा है? अगर आप AC में से AP वाला पोर्शन सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके पास पीछे क्या बच रहा है? PC. So this side will be nothing but equal to PC only. ओके तो यहां से ये साइड से तो आपको क्या मिला? PC. अब यहां पे आपने क्या करना है? CB माइनस PB. CB माइनस PB मतलब ये पूरा है CB यहां से लेके बेटा यहां तक CB ये वाला, ठीक है। CB माइनस PB करोगे। जब आप CB में से माइनस PB मतलब PB आपको दिख रहा होगा कि PB जो है CB से थोड़ी लॉन्गर लेंथ है, तो जब भी छोटे में से बड़ा सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जो इंटीजर्स का रूल है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा बेटा? माइनस PC आएगा, माइनस PC, क्योंकि आप छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी माइनस कर रहे हो। बच्चे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये वाली और इसका डिफरेंस क्या होगा? PC ओनली। बट बड़ी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पे माइनस PC आएगा बेटा। इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे, सो दैट विल बी PC प्लस PC इज इक्वल टू 0. 2 टाइम ऑफ PC इज इक्वल टू 0. सो हेयर PC इज नथिंग बट इक्वल टू 0. तो ये जो हमने एक बीच में P को एक मिड पॉइंट लिया था वो क्या हो गया? वो तो 0 हो गया, ठीक है। वो उसकी कोई वैल्यू कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो P और C पॉइंट्स हैं दे विल कोइंसाइड विथ ईच अदर. सो जो हमारी assumption थी कि इस लाइन के 2 मिड पॉइंट पॉसिबल है, वो क्या है? वो रॉन्ग है। वो हमारी इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये रिजल्ट कि PC इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ रहा है. तो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट अ लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट. ओके, कैन हैव ओनली वन मिड पॉइंट. ओके बेटा, let's do the next question. Question number 6. If AC is equal to BD, this figure has given in the book. AC is equal to BD मतलब AC is equal to BD है बेटा. ये AC is equal to BD है, ठीक है बच्चे। ये जो पूरी लेंथ है, मतलब आप देखोगे ये दोनों ये वाला सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट इक्वल है, इनके बीच में यही वाला एक कॉमन पोर्शन बैठा हुआ है दोनों में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इफ AC इज इक्वल टू BD है, प्रूव करो कि ये जो AB है वो CD के इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, जो हमें गिवन है कि AC इज इक्वल टू BD हमें गिवन है, ठीक है, इट इज गिवन टू अस। लेकिन जो AC है बेटा, AC है उसको हम AB प्लस BC लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे AC की जगह AB प्लस BC लिख सकते हैं और BD की जगह BC प्लस CD लिख सकते हैं, ठीक है। BC प्लस CD लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसके अब आप देखोगे दोनों ही कॉमन जो एक सेगमेंट है वो शेयर कर रहे हैं BC, ठीक है। तो इसको ट्रांसपोज कर लीजिए। यहाँ पे भी कह सकते हैं कि वी आर सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम द बोथ साइड्स। तो ये ऑलरेडी इक्वलिटी में है, और अगर एन इक्वल क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, तो द रिमाइंडर विल बी ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ से आप इक्वालिटी में से दोनों तरफ से BC सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ कह लीजिए कि आप BC को ट्रांसपोज कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये तो एक्सियम है हमारे पास, ठीक है ना। इक्वल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू इक्वल्स, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल। सो यहां से जब हमने BC सब्ट्रैक्ट किया तो AB प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू BC प्लस CD माइनस BC। तो बेटा ये तो BC कैंसिल हो जाएगा और पीछे क्या बच रहा है आपका? AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था कि जो AB है CD के इक्वल होगा। और बेसिकली बेटा आप यहाँ से फिगर से भी बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हमारा AC था, AC अगर हम AC पूरा कंसीडर कर रहे थे तो उसमें BC कॉमन आ रहा था। इन दो AC और BD में एक BC ही कॉमन पोर्शन आ रहा है,
तो जब हम उनकी इक्वालिटी में उसको ऐसे लेके चलेंगे, क्योंकि हमें AC और BD तो इक्वल गिवन ही है, तो उसमें उनकी इक्वालिटी में BC ही एक कॉमन आ रहा है जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और यू कैन गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बेटा, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered as an universal truth? कि इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं? फिफ्थ एक्सियम में उन्होंने बोला क्या है बेटा? फिफ्थ एक्सियम में उन्होंने बोला है कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हैं एग्जांपल के लिए, तो अगर ये हमारे पास केक ही है फॉर एग्जांपल, ठीक है बेटा, ये अगर हमारे पास केक का ही हम एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें से अगर हम एक स्लाइस कट करते हैं, ठीक है, ऐसे एक स्लाइस कट करते हैं यहाँ से, तो ठीक है ना बेटा, ये मान लीजिए आपके पास केक है और ये स्लाइस इसमें से आपने अलग से कट कर ली है ना, ये वाली स्लाइस आपने अलग से कट कर ली इसको, अब ये वाली जो है होल तो क्या था आपका केक का, उसमें से एक स्लाइस आपने कट किया है, तो वो इसके पार्ट से तो बड़ी होगी ना, स्लाइस से तो केक बड़ा ही होगा, है ना। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है केक का बेटा आपके पास। अब पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर इस स्टेटमेंट को कंसीडर करते हो तो ये ऑलवेज ट्रूथ है, ठीक है बेटा, ये ऑलवेज ट्रूथ है। जैसे एक यूनिवर्सल ट्रूथ हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन है ना, तो ये क्या, ये तो ट्रूथ ही है, ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। तो ये क्या है बेटा, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए ट्रू है, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ कंसीडर करते हैं। तो यस, इट इज ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज फॉर एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड यू कैन say that the part is whole is always greater than the part and the part is always less than the whole। क्लियर है बेटा? तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस इसका रीजन आप यही लिख सकते हो कि for any object or thing you can write object in the world or in the universe, even you can write in the universe, ठीक है ना, for any object in the universe whole is always greater than the part in any part of the universe। ओके, तो ये बात हमेशा ही सही है और ये सच है, तो इसलिए इसको एज ए यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम कंसीडर करते हैं। ओके बच्चे, तो ये जो हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है बेटा। यहाँ तक पूरी एनसीईआरटी में से हमने इस चैप्टर में पहले बेसिक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बेसिक, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, ये थोड़ा सा इसकी बेस को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अभी ये जो चैप्टर है, अगर आप ये बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो जो लाइन्स एंड एंगल आ रहा है आपके अगला चैप्टर है, उसके बाद आपका ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है, तो ये एक किस्म से सबके लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से मतलब आपको पता चला कि ज्योमेट्री कैसे ओरिजिनेट हुई, धीरे धीरे हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी या जो एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज थी, मतलब हमारे एंसेस्टर्स की, या जो हमारे मतलब थे यूक्लिड थे, उन्होंने कैसे सारे वर्क को एक जगह कंपाइल किया, एक जगह। तो ये सब जो है, इसलिए आपको इस चैप्टर की थोड़ा सा थ्योरेटिकली पहले बहुत अच्छे से बेस को क्लियर किया गया है, और उसके बाद एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन हमने सारे कवर किए हैं बेटा। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, अगर कहीं पे कुछ डाउट है तो दोबारा जाके उस वीडियो को बहुत अच्छे से दोबारा देखिए और इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।